हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 एंगल गार्डन। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। अभी तक मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं वो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाता हूँ। तो जैसे जब भी आप कोई पार्ट पढ़ रहे हो, जैसे अभी फिलहाल आप पार्ट 3 पढ़ रहे हो, तो बाकी के पार्ट्स आप कैसे पढ़ोगे? तो इसी वीडियो में वीडियो डिस्क्रिप्शन करके होता है, तो उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पर सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो वहां से आप बाकी के पार्ट्स पढ़ सकते हो। हेल्प के लिए आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक इज एंगल गार्डन। माई एंगल डांस शोज द वे। तो ये एक बी है और ये कह रही है, व्हेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज टू शो देम द वे आई स्टार्ट डांसिंग। माई डांस शोज द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर। तो ये कह रही है, जब भी ये फ्लावर्स देखती है और बीज क्या करते हैं, फ्लावर्स को यूज करके हनी बनाते हैं, तो शी वॉन्ट्स टू टेल अदर बीज। तो वो कैसे अदर बीज को बोलती है? सो बाई यूजिंग द एंगल डांस। तो किस तरह का उसका डांस होता है, या फिर एक ट्रेजेक्ट्री हम कह सकते हैं कि वो अलोंग दिस वे ट्रेवल करती है या डांस करती है। तो इसके थ्रू इनको पता चलता है कि जो फ्लावर्स है वो कहां पर है या फिर कितने एंगल पर है। तो अगर आप देखोगे, ये जो इसका एंगल डांस है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड देन समवेयर टिल हियर, तो ये क्या बताता है? एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर्स। तो वो क्या एंगल है स्टूडेंट्स? वो एंगल क्या है? यहां से लेकर के यहां तक, वो ये एंगल है। तो ये एंगल क्या है? इज इट मोर देन अ राइट एंगल और इज इट लेस देन अ राइट एंगल? आप लोग बताओ। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि दिस एंगल इट इज लेस देन अ राइट एंगल, ये 90 डिग्री से कम है। तो इस तरह का एंगल डांस करके ये बी बाकी बीज को जो फ्लावर का लोकेशन है वो बताती है। तो जब भी वो कोई फ्लावर देखती है तो वो इस तरह से डांस करना स्टार्ट करती है या मूव करना स्टार्ट करती है। पहले यहाँ से यहाँ मूव करती है और फिर वहाँ से फ्लावर तक मूव करती है। तो वहाँ से एक एंगल बनता है और उस एंगल को फिर आप मेजर करके देख सकते हो वेदर इट इज लेस देन अ राइट एंगल और मोर देन अ राइट एंगल। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी है, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट, लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, विच ऑफ देम आर मोर और लेस देन अ राइट एंगल। तो आपको कुछ लीव्स कलेक्ट करने हैं गार्डन से, उनको कलर करना है और फिर प्रिंट करना है। तो एक पेपर में आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के बाद जो अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं उनको आप देखो और फिर फाइंड आउट करो, इज इट मोर देन अ राइट एंगल और इज इट लेस देन अ राइट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, तो एंगल हमेशा क्या होता है? दो लाइन सेगमेंट के बीच में होता है। एंगल का डेफिनेशन हमने प्रीवियस पार्ट्स में क्या पढ़ा था कि बेसिकली इट इज फॉर्म बिटवीन टू रेज, जहां पर ये रे 1 है या रे 2 है, इनको आप लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो। तो ये लाइन सेगमेंट 1, ये लाइन सेगमेंट 2, दोनों लाइन सेगमेंट एक कॉमन वर्टेक्स में मीट करते हैं। तो वो जो एंगल बनता है उन दोनों के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज बेसिकली एन एंगल, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर सिमिलरली दो लाइन सेगमेंट के बीच में आपको जितने भी सारे एंगल्स दिख रहे हैं उनको फाइंड आउट करो और आप फाइंड आउट करो इज इट मोर देन अ राइट एंगल और लेस देन अ राइट एंगल। जैसे अगर आप ये एक लाइन सेगमेंट कंसिडर करते हो, अगर मैं यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट्स कुछ इस तरह से कंसिडर करूँ कि ये एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा जो लाइन सेगमेंट होगा अलोंग दिस ब्रांच, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा स्टूडेंट्स। वो एंगल क्या होगा? तो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में, तो दिस एंगल इज मोर देन अ राइट एंगल और लेस देन अ राइट एंगल। तो आपको क्लियरली दिख रहा है दिस एंगल इज मोर देन अ राइट एंगल। सिमिलरली और जो एंगल्स हैं उनको आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं कुछ और लाइन सेगमेंट्स कंसिडर कर रहा हूँ, तो एक लाइन आप इस लाइन सेगमेंट को ले सकते हो और एक इस लाइन सेगमेंट को ले सकते हो। तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा इन दोनों के बीच में, ये दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में, वो होगा ये एंगल। तो अब आप बताओ, ये जो एंगल है इज इट मोर देन अ राइट एंगल और लेस देन अ राइट एंगल? ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट के बीच में। सो दिस एंगल इज क्लियरली लेस देन अ राइट एंगल। ये 90 डिग्री से क्लियरली कम है, वो हमें दिख रहा है। तो इस तरह से और भी एंगल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एक लाइन सेगमेंट ये कंसिडर कर सकते हो, एक लाइन सेगमेंट आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स को अगर आप कंसिडर करोगे तो क्या एंगल बन करके आएगा? ये एंगल। और ये एंगल क्या है? आप देख सकते हो दिस एंगल इज क्लियरली मोर देन अ राइट एंगल। नेक्स्ट, ये एक बर्ड है, तो शी इज अ वुड पेकर और वो कहती है आई एम अ वुड पेकर, माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज टू कट वुड।
तो इसका जो बीक है ये शार्प है। वुड पेकर जो बर्ड्स होते हैं उनके बीक्स बहुत शार्प होते हैं बिकॉज दे टू कट वुड। तो जो एंगल बन रहा है वो इस केस में क्या है? स्टूडेंट सबसे पहले इसके बीक को देखते हैं। तो अगर आप ये एक लाइन सेगमेंट कंसिडर करो और ये एक लाइन सेगमेंट कंसिडर करो, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा? ये एंगल, यहां से लेकर के यहां तक। तो ये जो एंगल है, इज इट मोर देन अ राइट एंगल और लेस देन अ राइट एंगल? दिस इज क्लियरली लेस देन अ राइट एंगल, दैट इज व्हाई देयर बीक्स आर वेरी शार्प। अगर दूसरे बर्ड्स को देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बर्ड को पिक करूं, तो यहाँ पर भी आप लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर लो और फिर एंगल ट्रेस कर लो। तो एक लाइन सेगमेंट यहाँ इस तरह से ड्रॉ करो, एक दूसरा लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रॉ करो, तो फिर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? वो ये एंगल होगा। तो ये एंगल अब आप मेजर करके देख लो, इज इट मोर देन अ राइट एंगल और लेस देन अ राइट एंगल? गेस करके बता सकते हैं हम, दिस इज लेस देन अ राइट एंगल। तो सिमिलरली दूसरे बर्ड्स के लिए भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। नेक्स्ट इज लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विथ स्मॉल एंगल्स। तो आप अपने आसपास में देखो कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनके बीक्स में काफ़ी स्मॉल एंगल्स हैं। तो कुछ बर्ड्स आप देख सकते हो, दिस इज अ स्पैरो। तो इसके बीक को ध्यान से देखो, तो जो एंगल ये फॉर्म कर रहा है, दिस इज ऑब्वियसली लेस देन अ राइट एंगल एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंगल। अगर आप देखोगे ये कौन सा बर्ड है, तो ये है ईग्रेट, EGRET, ईग्रेट। तो अगर आप इसके बीक को देखोगे तो वो कितना शार्प है, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दो लाइन सेगमेंट अगर आप ड्रॉ करोगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो वो जो एंगल फॉर्म होगा इट इज़ वेरी स्मॉल एंगल। तो दैट इज वाई दीज बर्ड्स हैव वेरी शार्प बीक्स। नेक्स्ट इज इन द पिक्चर मार्क एंगल बिटवीन द टू ब्रांचेस, विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल। तो यहाँ पर एक पिक्चर है, यहाँ पर दो ब्रांचेस के बीच में आपको एंगल मार्क करना है, और कौन दो ब्रांचेस के बीच में बिगेस्ट एंगल है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से ब्रांचेस हैं। तो जैसे एक ये ब्रांच ले सकते हो, एक ये ब्रांच ले सकते हो। तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करो और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करो। तो फिर क्या होगा, अगर आप दो लाइन्स यहाँ ड्रॉ कर रहे हो तो एक एंगल बनेगा इन दो ब्रांचेस के बीच में। वो क्या एंगल होगा? ये एंगल। तो दिस एंगल इज क्लियरली लेस देन अ राइट एंगल। तो ठीक उसी तरह से और क्या ब्रांचेस हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस ब्रांच को देखोगे तो ये एक लाइन सेगमेंट कंसिडर कर सकते हो, या रे कंसिडर कर सकते हो, ये एक लाइन सेगमेंट और रे कंसिडर कर सकते हो। तो जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा? ये एंगल। तो ये जो एंगल है, दिस इज मोर देन अ राइट एंगल और लेस देन अ राइट एंगल? इट इज क्लियरली लेस देन अ राइट एंगल। तो और क्या क्या एंगल्स हम कंसिडर कर सकते हैं? तो एक इस ब्रांच को कंसिडर करो, और ये जो ट्रंक है इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसके अलोंग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, और इस ब्रांच के अलोंग यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर आ गया और एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? ये एंगल। तो ये एंगल क्या है? इज इट मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल? राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो क्या ये 90 डिग्री से ज़्यादा है या 90 डिग्री से कम है? तो 90 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था, ये है राइट एंगल। राइट एंगल में एग्जैक्टली एल तरह का शेप बनता है। तो जब 90 डिग्री पर होगा, एक लाइन सेगमेंट ऐसा होगा, दूसरा लाइन सेगमेंट एग्जैक्टली ऐसा होगा। सो दिस इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से अगर छोटा है तो कुछ इस तरह दिखेगा, 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा है? दिस इज क्लियरली 90 डिग्री से छोटा, मतलब लेस देन राइट एंगल। दो और ब्रांचेस कंसिडर करते हैं। तो एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया हमारा ये, और दूसरा हम यहाँ पर इस ब्रांच को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो लाइन सेगमेंट बिना ड्रॉ किए भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट आपको समझाने के लिए मैं लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ या रेज ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, दूसरा इस ब्रांच को पकड़ सकते हो। तो वो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल क्या है? इज इट लेस देन अ राइट एंगल और इज इट मोर देन अ राइट एंगल? आप बताओ। तो देख के ही हम बोल सकते हैं ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। सो दिस इज क्लियरली मोर देन अ राइट एंगल। सिमिलरली और भी ब्रांचेस को आप पिक कर सकते हो यहाँ पर, और जो बिगेस्ट ब्रांच है उसको आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे ही लेस देन राइट एंगल्स हैं। यहाँ पर एक ही हमें केस मिला है जो मोर देन राइट एंगल है, विच इज़ बिटवीन दिस ब्रांच, सो दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच। तो इन दोनों ब्रांच के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है विच इज़ दिस एंगल। सो
दिस इज द बिगेस्ट एंगल, तो इसको आप मार्क कर लो। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स इन नेम्स। यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आवर नेम्स टू। तो आपको पता है आपका जो नाम है उसमें भी काफ़ी सारे एंगल्स होते हैं। जैसे अगर आपका नाम इस तरह से है SUKHMAN, सुखमन, तो अगर ये आपका नाम है तो यहाँ पर कितने राइट एंगल्स हैं, कितने लेस देन राइट एंगल्स हैं और कितने मोर देन राइट एंगल्स हैं। तो ये क्या कह रही है, इन माई नेम देर आर 11 राइट एंगल्स, देर आर 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। तो चलिए हम काउंट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले राइट एंगल कैसा होगा, तो जो भी राइट एंगल होगा वो इस तरह से होगा, या ऐसा हो या फिर वो थोड़ा इसी का वेरिएशन होगा, मतलब एल फॉर्म होगा, या फिर जो दो लाइन सेगमेंट्स होंगे वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होंगे। तो ऐसे कितने सारे एंगल्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं। तो ये जो एंगल है आप देख सकते हो, दिस इज अ राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल, ये सारे राइट एंगल्स हैं। फिर यहाँ पर ये सारे एंगल्स जो हैं राइट एंगल्स हैं। और क्या क्या है, तो यहाँ पर भी जितने भी सारे एंगल्स हैं दीज आर ऑल राइट एंगल्स, क्योंकि आप देखो एक लाइन सेगमेंट ऐसा है, दूसरा लाइन सेगमेंट ऐसा, तो एग्जैक्टली ये एक एल शेप बन रहा है। एल का मतलब क्या हुआ, एल को आप थोड़ा घुमाओगे तो आप इसी शेप को पा सकते हो, इसीलिए यहाँ पर हम इन सबको मार्क करेंगे। दीज आर ऑल इक्वल टू 90 डिग्रीज। और क्या क्या राइट एंगल्स हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर और क्या मिसिंग है, एक राइट एंगल हम लोग यहाँ पर मिस कर रहे हैं, वो क्या होगा, ध्यान से देखो। तो इट शुड फॉर्म एन एल। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ एल जैसा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंगल, दिस इज अ राइट एंगल, यहाँ पर 90 डिग्रीज बन रहे हैं, तो इसे भी हम कंसिडर करेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो देर आर 11 राइट एंगल्स। अब वो क्या कर रही है, देर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। तो चलिए जितने भी एंगल्स हैं लेस देन राइट एंगल उसको काउंट करते हैं। तो सबसे पहले ये एंगल, दिस इज लेस देन राइट एंगल। तो ये एंगल क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल है, और दिस इज लेस देन 90 डिग्रीज। सिमिलरली दिस एंड दिस, ये दोनों एंगल्स, ये तीनों एंगल्स ही लेस देन राइट एंगल्स हैं। अगर एम में देखोगे तो एक एंगल यहाँ पर है, दिस इज लेस देन राइट एंगल, और एक एंगल यहाँ पर है, तो दिस इज ऑल्सो लेस देन राइट एंगल। और उसके बाद अगर ए में देखो तो यहाँ पर भी कुछ कुछ एंगल्स हैं, तो एक एंगल यहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स आई होप अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो लेटर ए में देखते हैं कि कौन कौन से एंगल्स हैं यहाँ पर लेस देन राइट एंगल है। तो एक ये एंगल है, क्या ये लेस देन राइट एंगल है, यस दिस इज लेस देन अ राइट एंगल। एक यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल जो इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट के बीच में बन रहा है, और एक और एंगल है जो इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट ये दोनों के बीच में बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स क्या लेस देन राइट एंगल हैं, आंसर इज यस। क्लियरली हम देख सकते हैं दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर ऑल लेस देन राइट एंगल्स। उसके बाद आप देखो यहाँ पर दो और एंगल्स हैं, एक एंगल ये है जो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, तो एक ये लाइन सेगमेंट है, दूसरा ये लाइन सेगमेंट है। तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, ये एंगल। और एक और एंगल है यहाँ पर, तो ये राइट एंगल से कम है या नहीं उसको थोड़ी देर में पता करेंगे। एक और एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है, जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में वो ये है। तो यहाँ पर दो और एंगल्स हैं, लेकिन आप बताओ क्या ये लेस देन राइट एंगल है, अगर है तो हम काउंट करेंगे, आंसर इज नो। आप देख सकते हो राइट एंगल कैसा होता है, देखो ये है हमारा राइट एंगल। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो एक लाइन सेगमेंट यहाँ इस तरह से है, दूसरा लाइन सेगमेंट इस तरह से है। तो अगर इस तरह का हुआ तो हम कहेंगे इट इज़ अ राइट एंगल। इससे अगर छोटा हुआ, कम हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जो एंगल बनेगा इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में, इसके और इसके बीच में, वो क्या होगा, लेस देन राइट एंगल। तो फिर मोर देन राइट एंगल क्या होगा, तो एक लाइन सेगमेंट अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से, तो अब आप देखो दो लाइन सेगमेंट, एक इसको कंसिडर करो ये लाइन सेगमेंट को, दूसरा ये लाइन सेगमेंट को कंसिडर करो, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ से ले करके यहाँ तक, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक ये हो गया हमारा एंगल। तो दिस एंगल इज मोर देन अ राइट एंगल। तो अगर इस तरह का एंगल है तो हम कहेंगे इट इज मोर देन 90 डिग्रीज और मोर देन अ राइट एंगल। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्लियरली मोर देन अ राइट एंगल हैं, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इनको बाद में कंसिडर करेंगे। अभी फिलहाल हम काउंट कर रहे हैं लेस देन राइट एंगल्स। तो क्लियरली यहाँ से भी दो एंगल्स, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, दीज आर ऑल्सो लेस देन राइट एंगल्स। तो अब टोटल काउंट करके देख लो कितने हुए लेस देन राइट एंगल्स यहाँ पर।
तो काउंट करते हैं 1 2 3, ये 3 एंगल्स थे और क्या क्या थे, तो यहाँ पर 4 5, तो ये राइट एंगल था हमारा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल लेस देन राइट एंगल्स हो गए 10। तो स्टूडेंट्स इस नेम में मोर देन राइट एंगल्स कितने हैं, तो हमने दो ही मिले थे, एक ये एंगल था यहाँ पर जो हमने मार्क किया था, और दूसरा था ये एंगल जो इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में आता है। तो मोर देन राइट एंगल हमारे केस में था 2। सो इस नाम में टोटल 11 राइट एंगल्स हैं, 10 एंगल्स हैं विच आर लेस देन राइट एंगल, और 2 एंगल्स हैं विच आर मोर देन राइट एंगल। नेक्स्ट इज राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड काउंट द एंगल्स। तो अभी जो हमने एक्टिविटीज करे हैं, यहाँ पर जो नेम था सुखमन, यहाँ पर हमने राइट एंगल्स काउंट करे, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स विच आर लेस देन राइट एंगल एंड टोटल नंबर ऑफ एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल। तो इसी एक्टिविटी को आपको करना है। यहाँ पर अपने 3 फ्रेंड्स के नाम आप लिख सकते हो और फिर करस्पॉन्डिंगली एंगल्स को काउंट करो और यहाँ पर लिखो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा है रामू, RAMU। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स को काउंट करेंगे और फिर द एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल एंड द एंगल्स विच आर लेस देन राइट एंगल। तो इन तीनों एंगल्स को हम काउंट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स। तो आप बताओ कहाँ कहाँ राइट एंगल्स आपको दिख रहे हैं। एक राइट एंगल यहाँ पर है, दूसरा राइट एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, तो एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज अ राइट एंगल। और क्या क्या राइट एंगल्स हैं, तो एक राइट एंगल आप यहाँ पर देख सकते हो और फिर एक राइट एंगल यहाँ पर है। तो लेटर आर में टोटल कितने राइट एंगल्स हो गए, 4 राइट एंगल्स। तो स्टूडेंट्स राइट एंगल को आप या तो इस तरह से मार्क कर सकते हो या फिर इस तरह से। तो आप दोनों तरीके से मार्किंग कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से एल लिख सकते हो या फिर ऐसे, बट जनरली राइट एंगल एल की तरह दिखता है, इसलिए हम लोग राइट एंगल को इस तरह से मार्क करते हैं, बट आप जैसे चाहो वैसे मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट लेटर ए में कितने राइट एंगल्स हैं, तो यहाँ पर कोई राइट एंगल है, यहाँ पर कोई भी राइट एंगल नहीं है, यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं बट दे आर नॉट राइट एंगल्स। लेटर एम में क्या कोई राइट एंगल है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल है, ये एंगल। तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज अ राइट एंगल। और लेटर यू में कोई राइट एंगल है, तो यहाँ पर एक एंगल है, दिस इज अ राइट एंगल, और ये एक एंगल है। तो ये दोनों राइट एंगल्स हैं लेटर यू में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कोई और राइट एंगल है, आंसर इज यस, एक राइट एंगल और हो सकता है। तो आप बताओ वो कहाँ पर होगा। तो अगर आप इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को कंसिडर करोगे, तो एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर और दूसरा लाइन सेगमेंट यहाँ पर। तो ध्यान से देखना, एक आप इसे और इसे, इन दोनों को कंसिडर कर सकते हो, तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, तो इन दोनों को कंसिडर करोगे तो एंगल बनेगा ये एंगल। अगर आप इस लाइन सेगमेंट को और इस लाइन सेगमेंट को कंसिडर करोगे तो उन दोनों लाइन या लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो ये होगा। लेकिन ध्यान से देखो, अगर आप इस लाइन सेगमेंट को कंसिडर करते हो और ये लाइन सेगमेंट, इन दोनों को कंसिडर करते हो, तो इन दोनों के बीच में भी तो एक एंगल बन रहा है। तो वो क्या एंगल होगा, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो एंगल बनेगा वो होगा एक राइट एंगल बिटवीन दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल हो गया। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने हो गए, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रामू में टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स हैं 8। सो द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स आर 8। नेक्स्ट हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एंगल्स विच आर लेस देन अ राइट एंगल। पहले इसे काउंट करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से एंगल्स हैं विच आर लेस देन राइट एंगल। तो यहाँ पर जितने भी सारे एंगल्स हैं विच आर लेस देन राइट एंगल, उसको हम मार्क करेंगे ब्लू कलर से। तो सबसे पहले आप बताओ कौन कौन से एंगल्स हैं लेटर आर में। तो एक ये एंगल है, क्लियरली हमें दिख रहा है ये 90 डिग्री से कम है, तो दिस इज बिटवीन दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन सेगमेंट। और यहाँ पर और क्या एंगल है, तो एक ये एंगल है, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, इन दोनों के बीच में एक एंगल ये है। तो ये दोनों एंगल क्या है, दीज आर लेस देन राइट एंगल। लेटर ए में देखें तो एक एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज लेस देन राइट एंगल। एक एंगल यहाँ पर है, दिस एंगल इज अगेन लेस देन राइट एंगल। और एक एंगल यहाँ पर है, दिस इज ऑल्सो लेस देन राइट एंगल। दो और एंगल्स हैं यहाँ पर, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो क्लियरली ये दोनों ही
मोर देन अ राइट एंगल है, तो इनको मार्क नहीं करते हैं। लेटर एम में देखें तो एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है, तो ये जो दो एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर क्लियरली लेस देन राइट एंगल। और लेटर यू में और कोई एंगल है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स विच आर लेस देन राइट एंगल्स अब काउंट करते हैं, इट इज 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गए 7। सो द टोटल नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल कितने हो गए? 7। और नेक्स्ट काउंट करेंगे नंबर ऑफ एंगल्स विच आर मोर देन अ राइट एंगल, तो और क्या क्या एंगल्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं ग्रीन कलर में। तो लेटर बाय लेटर ट्रेवल करते हैं, तो आर लेटर में हमने सारे एंगल्स को मार्क कर लिया है। लेटर ए में दो एंगल्स हैं जो मोर देन राइट एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो ये एंगल क्या है? इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल, और ये एंगल है इन दोनों के बीच का एंगल। तो लेटर एम में भी और कोई एंगल बचा नहीं है, लेटर यू में भी और कोई एंगल बचा नहीं है। तो जो एंगल्स हैं विच आर मोर देन राइट एंगल्स वो कितने हो गए? 1 2। तो नेम रामू में टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स है 8, नंबर ऑफ एंगल्स विच आर मोर देन अ राइट एंगल है 2, नंबर ऑफ एंगल्स विच आर लेस देन अ राइट एंगल है 7। इस तरह से आपको 3 नाम लिखने हैं, तो कोई भी नाम आप लिख सकते हो और सिमिलरली आप इन एंगल्स को कैलकुलेट करो। नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी, पुट 10 मैथ मैजिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, कीप 1 बुक स्लांटिंग टू मेक अ स्लाइड। तो आपको इस तरह का एक स्लाइड बनाना है यूजिंग 10 मैथ मैजिक बुक्स। तो 10 मैथ मैजिक के बुक्स को एक के ऊपर एक रखो, आप अपने फ्रेंड से बुक्स बोरो कर सकते हो, और फिर एक और मैथ मैजिक बुक आप लो और इस तरह से रख करके स्लांटिंग वे में एक स्लांट बनाओ। नाउ डू दिस विथ 6 बुक, और फिर इसी एक्टिविटी को आप 6 बुक्स के सहारे करो। करने के बाद आपको क्या करना है? रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर, विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल। तो वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको एक बॉल लेना है और फिर इस स्लाइड से रोल डाउन करना है, और कौन से स्लाइड से बॉल जल्दी रोल डाउन करेगा, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इस एक्टिविटी को इस तरह से कंप्लीट करो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 10 मैथ मैजिक बुक्स एक के ऊपर एक रखा है, तो अज्यूम करते हैं ये जितने भी सारे बुक्स हैं दीज आर मैथ मैजिक बुक्स। तो एक के ऊपर एक आप जब बुक्स को रखोगे तो आपको एक इस तरह का स्टैक मिलेगा, फिर एक एक्स्ट्रा बुक आप लो और इस तरह से रख करके एक स्लांट बनाओ। नेक्स्ट यहाँ पर आप 6 मैथ मैजिक बुक्स एक के ऊपर एक रखो और फिर एक और मैथ मैजिक बुक लेकर के इस तरह से रख करके एक स्लांट बनाओ। तो स्टूडेंट्स कॉमन सेंस लगा करके बताओ कि जब मैं एक बॉल को रोल करूंगा तो 2 स्लाइड बने हैं हमारे, एक को हमने 10 मैथ मैजिक बुक के सहारे बनाया है, एक को 6 मैथ मैजिक बुक के सहारे। तो जब हम बॉल को इस स्लाइड के अलॉन्ग रोल करेंगे तो कौन से स्लाइड में बॉल फास्टर रोल करेगा? तो आंसर इज दिस स्लाइड। तो यहाँ पर हम सबको पता है जब हम बॉल को यहाँ से रोल करेंगे और इस बॉल को यहाँ से रोल करेंगे तो इस केस में बॉल जल्दी नीचे चला जाएगा या फास्टर काफ़ी स्पीड से इस स्लाइड के अलॉन्ग रोल डाउन करेगा। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो स्लाइड है दिस इज स्टीपर एज कंपेयर्ड टू दिस स्लाइड। तो वो भी क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? तो आप एंगल देखो, ये जो स्लांटिंग जो बुक है या फिर ये जो स्लाइड है ये क्या एंगल बना रही है? ग्राउंड के साथ ये एंगल, और ग्राउंड के साथ ये क्या एंगल बना रही है? ये एंगल। तो इन दोनों एंगल्स को जब आप मेजर करोगे तो दोनों एंगल्स को मेजर करते हैं, तो ये ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रही है? ये स्लाइड, तो ये एंगल, और ग्राउंड के साथ ये स्लाइड क्या एंगल बना रही है? दिस एंगल। तो दोनों में से ग्रेटर एंगल कौन सा है? ये एंगल। तो ये एंगल बड़ा है इन दोनों में से, तो चूंकि ये एंगल बड़ा है इन दोनों में से, जब आप बॉल को रोल करोगे यहाँ से तो दिस बॉल विल रोल डाउन फास्टर एज कंपेयर्ड टू दिस बॉल। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो बुक्स हमने यूज़ किए हैं वो सेम है, सारे सेम लेंथ के बुक्स हैं, तो कोई भी बुक छोटा या बड़ा नहीं है। तो अगर आप लेंथ की बात करोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ होगा इस बुक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ सेम होगा। डायग्राम में शायद आपको देख के लगे ये छोटी बुक है, ये बड़ी बुक है, तो चूंकि ये बड़ा है तो इसलिए बॉल जल्दी रोल डाउन करेगा, ये छोटा है तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, रीज़न है स्लोप। इसका जो स्लोप है ये स्टीपर है, बुक का जो लेंथ है दोनों केस में सेम है, हमने मैथ मैजिक बुक ही यूज़ किया है। यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, और एक बुक को यहाँ पर इस तरह से रखा है ताकि एक स्लांट बन सके या फिर एक स्लोप बन सके। तो अगर आप दोनों को देखोगे तो ये स्लोप स्टीपर स्लोप है, इसे हम कहते हैं जेंटल स्लोप। ये ज़्यादा स्टीप नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस स्लोप को देखोगे तो ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ वो क्या है?
वो छोटा है एज कंपेयर टू जो ये स्लोप एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। सो दिस एंगल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस एंगल, इसीलिए हम कहते हैं दिस स्लोप इज स्टीपर एज कंपेयर टू दिस स्लोप। तो यहां पर क्वेश्चन था कि रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप, from which slide does the ball roll down faster? Answer is the slide having 10 books. Next is which slide has a smaller angle? तो दोनों में कौन सा स्लाइड है जहां पर स्मॉलर एंगल था? इस वाले में जहां पर 6 बुक्स थे, तो the slide having 6 books. So the slide having 6 books has a smaller angle. तो सिमिलरली यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा करके इसको पेश किया है। तो यहाँ पर भी जिसका स्लोप स्टीपर होगा वहाँ पर बॉल रोल डाउन फास्टर करेगा, या फिर जो बॉय है वो उतनी जल्दी उस स्लोप से नीचे आएगा। क्वेश्चन क्या है? दीज आर टू स्लाइड्स इन द पार्क, विच स्लाइड हैज़ अ लार्जर एंगल? तो दोनों में से कौन सा लार्जर एंगल है? तो विच हैज़ अ स्टीपर स्लोप। तो आप देख लो दोनों में से लार्जर एंगल कौन सा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड के साथ दोनों क्या एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिया। तो अगर आप देखोगे ये जो स्लोप है ये ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रहा है? तो ये एंगल, और ये जो स्लोप है ये ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रहा है? तो ये एंगल। तो दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? क्लियरली आप देख सकते हो कि ये एंगल बड़ा है, तो इसको आप टिक कर लो। तो विच स्लाइड हैज़ अ लार्जर एंगल? दिस स्लाइड। नेक्स्ट, विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय? वाई? तो इन दोनों स्लाइड में से कौन सा स्लाइड सेफर है लिटिल बॉय के लिए? तो वो स्लाइड सेफर होगा जहां पर उसको नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कौन सा स्लाइड से उसको नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा? इस वाले स्लाइड से। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है वो कम स्टीपर है एज कंपेयर टू दिस स्लोप, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ इट इज़ लेस एज कंपेयर टू ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। तो इसीलिए द स्लाइड ऑन द राइट इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब वो स्लाइड डाउन करेगा तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। यहाँ पर जब भी ये स्लाइड डाउन करेगा तो ये तुरंत नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हो कितना स्टीपर स्लोप है इसका, तो इसीलिए ये थोड़ा रिस्की है। तो यहाँ पर आप लिख लेना द स्लाइड ऑन द राइट इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय। नेक्स्ट इज चेंजिंग शेप्स, थिंग्स यू नीड। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें आप कलेक्ट कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूज्ड और न्यू मैचस्टिक्स, पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज्ड इन साइकिल वॉल्व। तो आपके जो साइकिल के वॉल्व होते हैं वहाँ पर कुछ रबर ट्यूब्स होते हैं इस तरह से, उन सारे रबर ट्यूब्स को आप कलेक्ट कर लो और उसको कट करना है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 1 सेंटीमीटर मेजर करके उसको कट कर लो। अगर आपके पास इस तरह के रबर ट्यूब्स नहीं है तो आसपास में कोई साइकिल की शॉप है, वहाँ पर जा करके इस तरह के रबर ट्यूब्स आप कलेक्ट कर सकते हो। तो कुछ मैचस्टिक्स कलेक्ट कर लो यूज्ड और न्यू, और इस तरह के रबर ट्यूब्स। क्लीन द बैक एंड ऑफ द मैचस्टिक, तो मैचस्टिक का जो बैक एंड है उसको क्लीन कर लो, मतलब ये जो बारूद है या फिर ये जो इग्निशन मटेरियल है इसको क्लीन कर लो, हटा लो। कट स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो नेक्स्ट क्या करना है, ये जो ट्यूब है यहाँ से 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ कट कर लो। पुश 2 मैचस्टिक्स इनटू ईच एंड ऑफ अ ट्यूब पीस। तो अब आप एक ट्यूब पीस लो, यहाँ से एक मैचस्टिक का एंड इंसर्ट करो, यहाँ से एक मैचस्टिक का एंड इंसर्ट करो और इस तरह से एक फिगर बनाओ। तो इस तरह का आपको एक डायग्राम मिलेगा। नेक्स्ट क्या करना है, ऐड मोर मैचस्टिक्स टू फॉर्म अ ट्राइंगल। तो फिर क्या करना है, और मैचस्टिक्स ऐड करो एंड फॉर्म अ ट्राइंगल। तो इस तरह से ट्यूब्स फिट करो। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से बनाओ और फिर आप क्या करो, तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह का एक शेप मिला था, तो इसके दो एंड्स में रबर ट्यूब्स आप फिट कर दो, जो रबर ट्यूब्स आपने कट करे थे ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो इसके एंड में आप फिक्स कर दो और फिर इसको इस तरह से घुमा दो। तो इसको घुमाओगे और फिर एक मैचस्टिक लगा करके एंड यूजिंग द रबर ट्यूब इस तरह का एक ट्रायंगल बना दो। इसी तरह से यूजिंग मैचस्टिक्स एंड रबर ट्यूब्स आप इस तरह के 4, 5 एंड 6 साइडेड शेप्स बनाओ। तो इसको क्या बोलते हैं, 4 साइडेड शेप्स को जनरली ये स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स होते हैं। 5 साइडेड शेप्स को क्या बोलते हैं, पेंटागन। 6 साइडेड शेप्स को क्या बोलते हैं, हेक्सागन। अब मैंने पार्ट 1 में, इस चैप्टर के पार्ट 1 में आपको बताया था जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे यहाँ पर जो पेंटागन है वो रेगुलर पेंटागन हो सकता है या इर्रेगुलर पेंटागन हो सकता है। तो वो जानने के लिए आप प्लीज़ पार्ट 1 देख लेना। तो यहाँ पर फिलहाल ये जानते हैं ये एक पेंटागन है और ये एक हेक्सागन है। तो इस तरह के शेप्स को आपको बनाना है यूजिंग द मैचस्टिक्स एंड रबर ट्यूब्स। तो इन शेप्स को आप प्लीज़ कंप्लीट करो।
नेक्स्ट इज फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज शेप्स एंड मार्क देम। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं स्टार्टिंग विथ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल्स होते हैं हम सबको पता है, इसमें 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तो इनको मार्क कर लेते हैं। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। नेक्स्ट पॉलीगॉन्स विथ 4 साइड्स। तो 4 साइड्स में क्या क्या होते हैं, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। तो चूंकि यहाँ पर हम मैचस्टिक यूज़ कर रहे हैं, सारे मैचस्टिक के लेंथ सेम होते हैं, मतलब सारे साइड यहाँ पर इक्वल लेंथ के हैं, मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसमें कितने एंगल्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं। तो 4 एंगल्स हैं, एक ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है, तीसरा ये एंगल है और चौथा ये एंगल है। और स्क्वायर में हर एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, मतलब इक्वल टू 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट ये क्या शेप है, तो दिस इज अ 5 साइडेड पॉलीगॉन जिसको हम कहते हैं पेंटागन। तो इसमें कितने एंगल्स हैं, तो यहाँ पर 5 एंगल्स हैं, उनको मार्क कर लेते हैं। तो ये एक ये एंगल है, एक ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, इन दोनों के बीच में एक एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ये क्या है, 6 साइडेड पॉलीगॉन जिसको हम कहते हैं हेक्सागन। तो यहाँ पर कितने एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पर 6 एंगल्स हैं। तो उन सारे एंगल्स को मार्क करते हैं। तो जैसे ये एक एंगल हो गया, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इसके बीच में। नेक्स्ट ये एक एंगल है बिटवीन दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन सेगमेंट। उसके बाद एक एंगल ये है, उसके बाद एक एंगल ये है, उसके बाद ये और फाइनली ये। तो टोटल कितने एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एंगल्स हैं 6। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड्स विद द टिप ऑफ योर फिंगर। तो यूजिंग द टिप ऑफ योर फिंगर यू हैव टू पुश ईच शेप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से नीचे की तरफ आपको पुश करना है। डज द एंगल चेंज व्हेन पुश्ड डाउन बाय द फिंगर। अब आपको फाइंड आउट करना है, जब आप हर एक शेप को डाउनवर्ड्स पुश करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रायंगल नीचे की दिशा में, तो डज द एंगल चेंज बाय ऑन पुशिंग दीज शेप्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर चेंज हो रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हो यस हर एक शेप के साइड में, नहीं तो नो। नेक्स्ट इज फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट्स इन द टेबल गिवन। तो यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर सारे शेप्स ड्रॉ किए हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ट्राइंगल, देन स्क्वायर, देन पेंटागन एंड देन हेक्सागन। तो यहाँ पर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे और डाउनवर्ड पुश करोगे इस डायरेक्शन में, तो पुश करने के बाद वो पूछ रहे हैं डज द एंगल चेंज व्हेन पुश्ड डाउन बाय द फिंगर। तो ये जो एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स, क्या वो चेंज होते हैं जब आप डाउनवर्ड पुश करते हो, होते हैं या नहीं, उसको करके देखो और फिर क्या रिजल्ट मिल रहा है उसको यहाँ पर लिखो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। जो ट्राइंगल होता है ज्योमेट्रिकल शेप, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप। तो जब आप डाउनवर्ड पुश करोगे तो ट्राइंगल ही एक ऐसा शेप है जो इतनी आसानी से इसके एंगल्स चेंज नहीं होंगे। जब भी आप ब्रिजेस में देखते हो या टावर्स में, जो हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं एयरटेल, वोडाफोन, उनके जो टावर्स होते हैं वहाँ पर देखना ट्राइंगुलर शेप्स यूज़ होते हैं। या फिर कभी आप ब्रिजेस को देखोगे तो वहाँ पर भी जो शेप्स यूज़ होते हैं वो ट्राइंगुलर होते हैं, बिकॉज दीज ज्योमेट्रिकल शेप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। उनके जो एंगल्स हैं वो आसानी से चेंज नहीं होते, बहुत फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये चेंज नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है, तो फोर्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पर आपस में। तो इसके कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, मतलब 3 आर्म्स हैं। तो फोर्स जो है वो इक्वली तीनों आर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण इसका जो शेप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, रिजिड होता है, वो चेंज नहीं होता। स्टूडेंट्स अगर हम अच्छे से रीज़न देखें वाई इज ट्राइंगल द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो उसका रीज़न है इफ़ यू अप्लाई प्रेशर टू द टॉप ऑफ द ट्राइंगल इट डिस्ट्रीब्यूट्स दैट फोर्स इक्वली एंड डायरेक्टली अमंग द अदर 2 पॉइंट्स या फिर अदर 2 साइड्स और द जॉइंट्स विच आर देयर। तो जितने भी सारे साइड्स हैं और जॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं, ये 3 यहाँ पर जॉइंट्स हैं और 3 साइड्स हैं, तो फोर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जॉइंट्स में और इन साइड्स में। This is the only shape that does this and others don't distribute the force as directly or equally which makes them prone to bending at the joints। इसी कारण से क्या होता है, ट्राइंगल इतनी आसानी से बेंड नहीं करते, लेकिन बाकी जो सारे शेप्स हैं वो फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होता है सारे साइड्स में और सारे जॉइंट्स में, जिसके कारण पुश करने पर या फोर्स लगाने पर वो आसानी से बेंड हो जाते हैं। तो इन ऑल अदर शेप्स दिस इज नॉट प्रेजेंट, सिमिलरली फॉर पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑल अदर्स। तो दूसरे शेप्स में यह प्रेजेंट नहीं है। अगर आप ब्रिजेस में देखोगे स्टूडेंट्स, तो बेसिकली रीज़न क्या होता है, जैसे यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर स्क्वीजिंग होती है। स्क्वीजिंग का मतलब सिकुड़ना। तो ये दो क्या करते हैं, स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। और जो ये बेस है,
यहाँ पर स्ट्रेचिंग होती है, तो स्ट्रेचिंग का मतलब होता है टेंशन। तो यहाँ पर हम कहते हैं कंप्रेशन, तो ये दोनों साइड्स में कंप्रेशन हो रहा है और यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रहा है जिसको हम कहते हैं टेंशन। तो बेसिकली इन एक्टिविटीज के कारण ही या ये फिनोमिना के कारण ही फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण ये जो शेप है काफ़ी रिजिड और स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आप ब्रिजेस को देखोगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर भी इस तरह के फिनोमिना होते हैं। वहाँ पर आप देखो किस तरह से ट्रायंगल्स को यूज़ करके इस ब्रिज को बनाया गया है। तो ब्रिज में क्या है, दो काम होता है, एक ब्रिज का लोड सहना, दूसरा ब्रिज में जो ट्रैफिक जाती है, कार्स है, बसेस हैं, तो उसके लोड को बियर करना ताकि वो ब्रिज ना टूटे। कैसे होता है, तो वहाँ पर भी सिमिलरली स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग होती है, मतलब कंप्रेशन और टेंशन होता है, और आपस में वो खुद जो है फोर्स को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिसके कारण से आसानी से जो है वो ब्रेक नहीं होते, बेंड नहीं होते। तो बहुत सारे ब्रिजेस में आप देखोगे किस तरह से वो ट्रायंगल्स का यूज़ करते हैं। जैसे इस फोटो को ध्यान से देखो तो यहाँ पर बहुत सारे इसी तरह से छोटे छोटे ट्रायंगल्स को कंबाइन करके इस तरह के शेप्स को बनाया जाता है। यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे स्मॉल ट्रायंगल्स हैं। ठीक उसी तरह से इस फोटो को आप देख सकते हो, यहाँ पर भी किस तरह से उन्होंने ट्रायंगल्स को यूज़ करके इस ब्रिज को बनाया है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस हैं, काफ़ी आसानी से जल्दी से टूटते नहीं। सो डज द एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन बाय द फिंगर। तो इसको जब आप कंप्लीट करोगे खुद से तो आप वेरीफाई कर सकते हो सारे में एंगल्स चेंज हो जाएंगे एक्सेप्ट द ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप सारे में यस लिख सकते हो, इवन स्क्वायर्स, और सिर्फ ट्रायंगल ही ऐसा है जहाँ पर वो चेंज नहीं होगा इतनी आसानी से, जब तक कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगा दो, बट नॉर्मल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे। क्योंकि आपने मैचस्टिक और रबर बैंड्स यूज़ किया है तो फोर्स भी उस हिसाब से लगाना और चेक करना कि आसानी से कौन सा स्ट्रक्चर है जो बेंड नहीं हो रहा है। यू विल फाइंड दैट ट्रायंगल इज द स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट इज शेप्स एंड टावर्स। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको ब्रिजेस के फोटोज दिखाए, कैसे वहाँ पर ट्रायंगल्स को क्लब करके ब्रिज को बनाया जाता है और किस तरह से वहाँ पर कंप्रेशन होता है और टेंशन होता है, जहाँ से फोर्स आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसी कारण से ट्रायंगल्स जो है काफ़ी रिजिड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल शेप्स होते हैं। लुक फॉर ट्रायंगल्स इन द पिक्चर गिवन बिलो। जैसे इस ब्रिज को देखो तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल है, सिमिलरली यहाँ पर एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल्स को यूज़ किया गया है इस ब्रिज को बनाने के लिए। अगर आप इस मॉन्यूमेंट को देखो तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ट्रायंगल्स को यूज़ करके इसे बनाया गया है। ये एक इलेक्ट्रिकल टावर है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे काफ़ी ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, जिनको क्लब करके या कंबाइन करके इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स, कैन यू गेस व्हाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन दीज टावर्स, ब्रिजेस एटसेट्रा। तो अभी मैंने आपको बताया था ट्रायंगल्स आर द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, फोर्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द जॉइंट्स एंड ऑल द साइड्स because of compression and tension phenomena. So that is why triangles are used in these kind of shapes, towers, bridges. Look around and find out more places where triangles are used. तो अपने आसपास में देखो और जहाँ जहाँ आप triangles देखते हो वहाँ पर आप लिख सकते हो उन monuments के नाम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल एंड टाइम इन पार्ट 4। तब तक के लिए जो भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको आप प्लीज़ कंप्लीट करो, और ये जो एक्टिविटी है जहाँ पर आपको हर एक शेप को पुश करके चेक करना है, तो इसको प्लीज़ आप वेरीफाई कर लेना। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।